एलएसी में चीन और भारतीय जवानों के बीच झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर उच्च स्तरीय बैठक। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी रहे मौजूद। राजस्थान की राजधानी जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा पहुंचे सभी बीजेपी विधायक। प्रशिक्षण शिविर के लिए किया चेक इन। 19 जून तक राज्यसभा चुनाव के मतदान तक बाड़ेबंदी में रहेंगे बीजेपी विधायक। वहीं गलवान घाटी के पास भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद। भारत सरकार से बोले ओवैसी, भारतीय जवानों की शहादत न जाए व्यर्थ। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दी जमानत। 21 मई को आगरा में लॉकडाउन के दौरान धरना प्रदर्शन के दौरान किए गए थे गिरफ्तार। देश भर में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,40,000 के पार। 1,80,000 मरीज हुए डिस्चार्ज। 10,000 के करीब मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। ये रुक कर लेते इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में राज्यसभा प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत भी हिस्सा लेने पहुंचे और इस दौरान ओंकार सिंह लखावत से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओंकार सिंह लखावत ने राज्यसभा चुनाव के लिए जब से अपना पर्चा बढ़ा है, मुकाबला रोचक हो गया है और उसके बाद मतदान की स्थिति बनी है। सच्चे अर्थों में लोकतंत्र इसी को कहा जाता है जब जो पूरा चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। लखावत साहब, रोचक मुकाबला कर दिया। नहीं, चुनाव रोचक काहेगा। 3 प्रत्याशी के लिए चुनाव है। अब 4 लोगों ने नामांकन भर दिया है। हमारी पार्टी की तरफ से हम 2 नो भरा है, कांग्रेस ने भी 2 को भरा है। ये प्रश्न अगर मैं कांग्रेस से करूं कि यार आपने 2 क्यों भर दिए, अरे भाई उनकी इच्छा है, वो 3 भर सकते थे, पर भारतीय जनता पार्टी 3 प्रत्याशी उतार सकती थी। आप काउंटिंग से पहले हमसे काउंटिंग कराने की बात करते ही कांग्रेस हमसे गिनती पूछ रही है। भाई गिनती पूछती, भैरव सिंह जी शेखावत ने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, संसद में कांग्रेस का बहुमत नहीं था, सारी सांसदों की गिनती से उन्होंने सुशील कुमार शिंदे को खड़ा काहे को किया। पार्टी रीति से जो चलती है, विचारधारा का विरोध हो सकता है, 50 तरह की और बातें हो सकती है जिसके बारे में पार्टी देखिए उन्होंने सोच करके समझ करके किया। कांग्रेस की कह संख्या बल नहीं है, बिना संख्या बल के कैसे लेकर के आएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि संख्या बल पूछने का काम उनका नहीं है। संख्या बल नहीं है हमारे पास। बहुत सारे ऐसे चुनाव है, नीलम संजीव रेड्डी के पास बहुत संख्या बल था, कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था और वहां पर वीवी गिरी जीत करके आ गया। हमसे क्या पूछते हो संख्या का? तुम्हारा इतिहास देखो भाई, ये गणित का विषय नहीं है चुनाव, ये राजस्थान का इतिहास में अंकित होने वाला चुनाव है और इसलिए संख्या होगी कि नहीं होगी, मैं कह रहा हूं कि भी एक राजनीतिक विचार जिससे हम सहमत नहीं हैं उसके लिए चुनाव लड़ना हमारा काम है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जो हैं, उनका कहना यह है कि बीजेपी के अंदर ही संख्या बल की लड़ाई है। 2 लॉबी हैं, उनमें से एक लॉबी से लखावत जी आते हैं, वोट लखावत जी को पड़े, इसके लिए लॉबी हो रही है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मेरे बारे में या अविनाश राय जी खन्ना को शायद कांग्रेस के लोगों ने ब्रीफ नहीं किया होगा प्रॉपर्ली। ये बात मेरे बारे में कह दे कि मैं ठीक आदमी नहीं हूं, मैं सायंकाल तक पुनर्विचार कर लूँगा। ये मेरे पे इस तरह के बात कहने वाले सोच ले, मैं इस तरह की बातें नहीं करता। मदन लाल सैनी जी के बाद में एक पार्टी, मैं पिछले 40 वर्ष से इस पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता का काम करता हूं और मेरे लिए राज्यसभा का चुनाव पहला नहीं, मैं 109 वोटों से जीत करके भी गया हुआ, मैं राज्यसभा का सांसद भी रहा हुआ। मैं पार्टी में अनेक एक कार्यकर्ता के नाते, दायित्ववान कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। इसलिए ऐसे सवाल ना पूछें, मैं विशुद्ध पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे 9 बजे का नामांकन भरना है, मैंने 11 बजे जाकर के नामांकन पेश कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं कोई, मुझे आज पार्टी कह देगा आपको ये काम करना है, करते रहते हैं पार्टी का काम। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मदन लाल सैनी जी के बाद लखावत जी को एक कार्यकर्ता के रूप में टिकट दिया। अब ये टिकट देने वाले जाने साहब, मैं क्या कहूँगा इसके बाद, मैं मेरे बारे में क्या कह सकता हूँ। क्रॉस वोटिंग को लेकर के कितनी उम्मीद है? मैं इस तरह के चीज़ों के पक्षधर नहीं हूँ। वोट दिखा के देना है सबको, जो पार्टी के जो अधिकृत लोग होंगे उनको वोट जो का है उसको उनको दिखाना है, ये लाजमी है, नहीं तो वोट निरस्त हो जाएगा। इसलिए मैं इस तरह की कोई ना तो अपील करना चाहता हूँ, ना मैं कोई अपेक्षा। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी कहते हैं जो सबूत हैं वो जांच एजेंसियों को दे दिए गए हैं, जल्द खुलासा हो जाएगा।
इसलिए पार्टी अध्यक्ष ही कमेंट करेंगे। मैं एक प्रत्याशी होने के नाते मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। मैं वकील भी हूँ, इसलिए ज़्यादा इन बातों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ, पार्टी ने मुझे आदेश दिया, मैंने नामांकन पेश किया, मैं पार्टी का प्रत्याशी हूँ। शुक्रिया। तो ओंकार सिंह लखावत का साफ तौर पर ये कहना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और मैं प्रत्याशी हूँ, इसी आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। संख्या बल हो या ना हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव के अंदर बहुत कुछ जो है परिस्थितियां देखी जाती हैं और परिस्थितियां कई बार ऐसी उत्पन्न भी हो जाती हैं कि प्रत्याशी की जीतने की स्थिति बन जाती है। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वहीं राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया निकलकर बाहर आए और अन्य विधायकों के साथ प्रशिक्षण शिविर के लिए 5 सितारा होटल जाने के निकले। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने। भाजपा विधायक दल की बैठक खत्म हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता बैठक क्या निर्णय लिए गए? निर्णय एक ही है, इस 2 दिन का सदुपयोग करेंगे, इसको चिंतन शिविर के रूप में परिणित करेंगे। विधायकों को विधानसभा में क्या करना है उसकी भी बताएंगे और वोट देने के बारे में भी उनको शिक्षा प्रशिक्षण देंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट का कितना वोट होता है, सेकंड प्रेफरेंस अगर गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, वोट अगर ट्रांसफर होता है एक से दूसरे को तो कैसे होता है। भाजपा के पूरे विधायक नहीं आए आज? सारे विधायक आए, 5-7 जो नहीं आए वो व्यक्तिगत बता करके गए, कोई भी ऐसा नहीं। 100% बीजेपी आरोप लगा रही थी 5 सितारा होटल का, बीजेपी भी 5 सितारा होटल में जा रही है। भैया इस समय कोरोना के समय में इतनी एकोमोडेशन कहीं मिलती नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्वीकार किया है, इतनी एकोमोडेशन जो है वो कोरोना के टाइम नहीं मिलती है, इसलिए 5 सितारा होटल में ही उनको जाना पड़ रहा है। और कांग्रेस भी यही कह रही थी कि एकोमोडेशन जो है वो पर्याप्त चाहिए, विधायकों का भी ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, इसीलिए रिजॉर्ट और होटलों का सहारा लिया गया, जो कि बड़े होटल हैं, 5 सितारा 7 सितारा होटल हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा इस 2 दिन का हम सदुपयोग करेंगे, किस प्रकार से वोटिंग करनी है। हालांकि पूरे विधायक बैठक के अंदर नहीं आए, करीब 58 के आसपास जो विधायक हैं वो यहाँ पर आए, ये बताया जा रहा है। पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बस के अंदर बैठ करके और होटल क्राउन प्लाजा जा रहे हैं, जहां पर अगले 2 दिन तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान है और 2 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे हैं, राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत, लेकिन जो बहुमत है बीजेपी के पास वो 1 सीट जीतने के लिए है। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। वहीं राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि सियासी उठापटक लगातार जारी है। मंत्री रमेश मीणा ने आखिरकार कांग्रेस कैंप ज्वाइन कर लिया। रमेश मीणा प्रशिक्षण शिविर में पहुंच ही गए और इससे पहले अभी तक रमेश मीणा कांग्रेस कैंप में नहीं पहुंचे थे, जबकि बाकी विधायकों ने अपनी एंट्री करवा दी थी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। कांग्रेस कैंप में पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री मीणा ने कहा कि मेरी जो मांगे थी वो मैंने इनके सामने रख दी है। तो समस्या थी, जो मेरी कुछ मांगे थी जनरल, और वो बातें मैंने रख दी हैं इनके सामने और दिल्ली तक मेरी बात पहुंचा दी गई है। जब कोई बात का निर्णय आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वो आपको हम बता देंगे। तो क्या नाराजगी के चलते नहीं आ रहे थे आप? या मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जनता से जुड़ी हुई समस्या हैं, उनके बारे में मैंने बात की है, तो उनके बारे में जो दिल्ली से कोई चर्चा होगी तो हम आपको बता देंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की निरंजनपुर मंडी के हालात सामान्य होने के बाद से अब मंडी को खोला जा चुका है, लेकिन मंडी में बाहरी राज्यों से आने वाली फल सब्जियों की अनुमति अभी जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। इसके चलते आढ़तियों और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने मंडी के हालातों का जायजा भी लिया। देहरादून की निरंजनपुर मंडी में, जहां पर आड़ती में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से मंडी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से मंडी को अब खोला गया है। अगर हम बात करें मौजूदा समय की, तो मंडी में 150 दुकानों के खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद से कुल 42 दुकानें ही खोली गई, जिसमें से सिर्फ 20 सब्जियों की और 22 फलों की दुकानें यहाँ पर खोली गई। वहीं अगर हम बात करें बाहर से सब्जी आने वालों की, तो जो जिलाधिकारी द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि अन्य राज्यों से अभी सब्जी आने की अनुमति नहीं होगी। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसके चलते असर यह पड़ा है कि दुकानें अभी इस समय सारी बंद है, क्योंकि कारोबार इस समय अगर हम बात करें तो पूरी तरह से ठप हो चुका है। आड़तियों का साफ तौर पर कहना है कि काम बिल्कुल ठप हो चुका है। ऑर्डर जिस तरह से दिए गए थे अभी माल भी नहीं आ रहा है। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो बॉर्डर सीमा पर सहारनपुर से आने वाले 26 ट्रकों को भी बॉर्डर सीमा से वापस भेज दिया गया, जिसके चलते जो किसान हैं वो अपनी सब्जियां यहाँ बेचने नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको किराया भी इस दौरान महंगा पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनको काफी नुकसान भी हो रहा है। आड़ती एक वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ फर्क उनके काम पर पड़ा है, उनसे जानेंगे। आपका नाम?
मेरा नाम नईम है। नईम जी, जिस तरह से आड़ती में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद से मंडी को बंद कर दिया गया था, अब मंडी को खोला गया है, लेकिन जो आदेश जारी किए गए हैं वो 150 दुकानों को खोलने के आदेश जारी हुआ है। इस दौरान अगर हम काम की बात करें तो आपके काम पर भी काफ़ी असर पड़ा है। सारा ही फर्क पड़ा है यहाँ पे। जो भी मतलब माल जो हमने माल मंगाया था वो 4 से 8 बजे का टाइम दिया गया था सब्जी के लिए, लेकिन आसर रोड़ी पे आकर उनको नहीं आने दिया गया उत्तराखंड में। वो फिर दोबारा घूम के आए हरिद्वार से, लेकिन वो 9 बजे यहाँ पहुँचे हैं, तो माल कैसे बिकेगा? माल सारा पड़ा है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं, आड़ती का साफ तौर पर ये कहना है कि आशा रोड़ी से उन जो सब्जियों के ट्रक हैं, फलों के जो ट्रक थे, उनको वापस भेज दिया गया। माल दूसरी साइड से होकर आया, हरिद्वार रोड से होकर आया, जिसके बाद से माल सारा पड़ा हुआ है। काफ़ी नुकसान यहाँ पर आड़ती होगा। किसान जो माल लेकर आए हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ परेशानियों का इस दौरान उन्हें और सामना करना पड़ा, उनसे बात करेंगे। आप सहारनपुर से सब्जियाँ लेके आते हैं, छुटकुलपुर खेड़ी में जहाँ आप सब्जियाँ लेकर आए, इस दौरान क्या कुछ परेशानी आपको हुई? भैया रास्ते में परेशानी हुई और कहीं दिक्कत नहीं आई, किसी ने कोई दिक्कत नहीं करी। आशा रोडी जो भी कुछ दिक्कत हुई आशा रोडी हुई, इसमें हरिद्वार को माल लाए, कुछ ऋषिकेश को लाए, उस वजह से दिन में माल लाए, रात को कोई माल नहीं आया। जब से मंडी बंद है, मंडी खुलने के बाद से आप कब कितनी बार माल लेकर आए और कितनी बार आपको रोका गया? ना जी हम नहीं आए, बाद में कल आज पहले दिन आए हम, जब से मंडी बंद हुई। उससे पहले नहीं हम आए, वो भी भाई ने बुलाए जिस वजह से हम आ गए, अन्य और जगह माल बेच रहे थे। तो जब आप सब्जियां लेकर आ रहे थे, इस दौरान बीच में आपको रोका गया, क्या कुछ कहा गया आपसे? ये बात कही गई है हमारे पास भी डीएम के ऑर्डर नहीं है, डीएम के ऑर्डर नहीं है, डीएम के ऑर्डर आ जाएंगे, आप चले जाइए। इस दौरान आपको काफ़ी नुकसान भी हो रहा होगा। काफ़ी नुकसान की तो बात ऐसी है, जो गाड़ी हमारी 2000 में आ रही थी वही 6000 रुपये में आ रही, माल नहीं बिक रहा यहाँ 2000 का भी, तो ये नुकसान ही नुकसान है सारा, और क्या। तो साफ तौर पर कह सकते हैं, एक तरफ आड़ती को भी यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ जो किसान लोग वहाँ पे सब्जियाँ लेकर आ रहे हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो आने का जो उनका किराया जो भाड़ा लगता था वो 2000 रुपये, और आज अगर वही अगर हम बात करें घूम फिर के आने की तो 6000 रुपये आज उनको किराया लग रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि काफ़ी नुकसान यहाँ पर इस समय झेलना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रिंकू के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर स्थित चाय बागान में पिछले 4 पीढ़ियों से रह रहे लोगों में अब घर छीने जाने का खतरा मंडरा रहा है। उनका कहना है कि लंबे समय से वो और उनकी पीढ़ियां यहां पर काम करते आए हैं, लेकिन मौजूदा समय में टी स्टेट के कंपनी द्वारा उन्हें घर छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया। तो वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता नितिन सिंह ने की इन लोगों से खास बातचीत। हम खड़े हैं टी स्टेट के जो कर्मचारी हैं उनके आवास पे, लगभग 100 साल से ऊपर हो चुका है, ब्रिटिश काल से यहाँ पे रह रहे हैं, चौथी पीढ़ी लगभग अब यहाँ पे काम कर रही है। और अभी हालिया में उनको एक नोटिस जारी हुआ है जिनमें उनको कहा गया है कि आप लोगों को अपना ये रिटायरमेंट के बाद अब ये निवास स्थान खाली करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से चौथी पीढ़ी लगभग 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो नोटिस पहले नहीं मिला वो अब मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या जो ये आ रही है कि उनको भी जो एक इतने सालों में जो अपने लिए जो जोड़ सकते थे, थोड़ा घर जोड़ सकते थे, अब घर यहीं पे रह रहे हैं, तो एक घर जो जिसमें वो 100 साल से रह रहे हैं उस घर को छोड़ना कहां तक मुनासिब है। दूसरा जो समस्या ये सामने को आ रही है कि जिस तरह से इतने सालों से लगातार काम करने के बावजूद कंपनी के द्वारा ऐसी कोई सुविधा उनको नहीं दी गई, अभी तक कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई जिनसे वो अभी अगर ये छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं। काफी सारे लोग हैं इधर पे, काफी सारे परिवार है, लगभग 200-250 परिवार लगभग पूरे टी स्टेट से जुड़े हुए हैं। और उसमें जो अभी कुछ लोगों को नोटिस आ चुका है, आगे आने वाले समय में और लोगों को भी नोटिस जारी किया जा सकता है कि जिस तरह से आज ये रिटायरमेंट के लिए बाद उनको ये खाली करने के लिए बोला जा रहा है, तो आगे चल के और भी लोग होंगे, और भी परिवार होंगे। आज 8 हैं तो कल 10, कल 50 भी हो सकते हैं परसों, जिनको नोटिस दिया जाए कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कितना मुश्किल है ये उन्हीं के द्वारा पता चल सकता है, क्योंकि जो हालत इसमें हम देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मकान है ये काफी पुराने हैं और इनमें आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही मकान है जैसे पुराने टाइम पे हुआ करते थे, अंग्रेजों के टाइम पे। किसी तरह की इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं की गई है, कोई किसी तरह का कोई इसमें सीमेंटेड मकान नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मल जो पहले हुआ करते थे उस तरह के मकान है बिल्कुल। तो क्या है समस्या और किस तरह से ये इस समय समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे हमारे सारे व्यक्ति उनसे हम जानेंगे किस तरह की समस्या है इनकी। भाई साहब नाम बताइए अपना। क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, पूर्व पंचायत सदस्य हूँ। और भाई साहब जो समस्या है यहाँ पर यही है कि जो ये लोग हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर लगभग तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई इनकी यहाँ, और ये इस तरह यहाँ पे रहते चले आ रहे हैं। अब जो है जो DTC इंडिया लिमिटेड कंपनी है चाय बागान वाली, उनको कुछ लोगों को इन्होंने नोटिस भेजे हैं यहाँ पर। तो अभी वही समस्या है कि यहाँ मालिकाना हक इनको चाहिए और इसके सिवा रहने के लिए इनके पास कोई जगह है ही नहीं यहाँ पर। तो ये लोग जो हैं, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे हमारे बुजुर्गों से हमें पता चला, सुना है हमने
कि लगभग 1864 में जो है ये चाय बागान इस्टेब्लिश किए गए थे यहाँ पर। और उस समय यहाँ जो थे 56 चाय बागान थे देहरादून में, जो कि अब सिर्फ 4 ही बचे हैं, बाकी सब शहरीकरण हो चुका। अब जो 4 बचे हैं उसमें भी जो मजदूर रह रहे हैं यहाँ पर, ये असल में क्या है, ब्रिटिशर्स के लिए जो आप देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम के जो है सर्वेंट क्वार्टर्स थे ये। यहाँ पर जो लोग काम करते थे उनको यहाँ पर क्वार्टर दिए जाते थे। अब उसके बाद से अभी भी हालात जो हैं वही के वही हैं जो ब्रिटिशर के टाइम पे थे, अंग्रेजों के टाइम। कितने साल हो चुके हैं आपको लगभग यहाँ पे काम करते हुए? और इसी में मैं पैदा हुई हूँ और इसी में रही, माँ बाप थे और हम 4 बहनें थे यहाँ। 2 बहन तो मेरी ख़त्म हो गई अभी 8-9 साल में। एक भाई था, उसे लिखाया पढ़ाया, वो नौकरी में चले गए। 2 महीना होने वाले वो ख़त्म हो गए। मैं यहाँ पे रह रही हूँ, इसी में कमाया खाया, सारा दिन हमने पत्ती तोड़ा, सिर पे धरने को कुछ नहीं था। हमारे माँ बाप इतनी लकड़ी तोड़े शीशम की और पुराना कपड़ा ऐसे धर देते थे, तो हम सारा दिन भीज के सभी पत्ती तोड़ते थे। और ये पैरों में हमने कपड़ा बांध के तोड़ा है, हमें जूता तक नहीं जुड़ते थे, चप्पल। और 1 रुपया से मैं काम करने लगी हूँ, फिर 1 रुपया 60 आना हुआ, ऐसे धीरे धीरे 2.5 रुपया हुआ, ऐसे थोड़ा बढ़ते हुए अब मुझे 4-5वां साल लगा हुआ है, रिटायर कर दिया है। लेकिन कंपनी से हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब मैं अकेली हूँ, बताने वाले तो बहुत हैं, मैं तो इस घर में अकेली हूँ अब। अच्छा, तो अभी क्या चाहती हैं, क्या सरकार हमें यही मिलना चाहिए और सबको यही मिलना चाहिए, और जो जगह है हमारी छूटनी नहीं चाहिए। क्या उम्र होगी आपकी? उम्र तो हो गई होगी 70, 72, 73 साल तो जरूर हो गई होगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहीं पैदा हुए थे और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग भी इस समय यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सबकी एक ही मांग है, कुछ लोगों से जानेंगे उनकी क्या मांग है अभी आने वाले समय में। तो जी, उनसे बताने के पहले आप बताइए कि किस तरह से आप आगे की तरफ क्या मांगे रखना चाहते हैं, क्या मांगे? जो हमारा ये मकान है हमें मिलना चाहिए, मकान जमीन जो है जहाँ पर हम रह रहे, हमें ये मालकाना हक मिल जाए, हम यही वो चाह रहे हैं। तो जैसे कि हमने सबसे बात करी, सबसे जाना, सबका एक ही मत है, सबकी एक ही मांग है कि जिस जमीन पर रहते हुए 100 साल हो चुके हैं, 4थी पीढ़ी लगभग काम कर रही है, 4थी पीढ़ी लगभग काम कर रही है, तो उनसे यही चाहते हैं कि आपकी 4थी पीढ़ी के बाद भी लगभग यही मकान चाहिए और यही रहने की जगह चाहिए। और इसी तरह से आगे भी जो समय आएगा तो यही मकानों में रहना चाहेंगे और बच्चे जो 4थी पीढ़ी तक लगभग आ चुके हैं आगे भी इस तरह से काम करना चाहेंगे और यही सरकार से भी इनकी मांग है। कैमरा सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास पलायन आयोग की 3री बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने ग्राम विकास एवं पलायन आयोग द्वारा प्रस्तुत जनपद टिहरी की रिपोर्ट का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करवाना हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर प्रदेश सरकार कितनी सजग है, इसका अंदाजा हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में दिन रात ड्यूटी कर रही नर्सों के हालात देखकर लगाया जा सकता है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और यहां 1 जनवरी 2020 से स्टाफ नर्सों की तैनाती भी की गई, लेकिन आज तक ये तैनात नर्सों को वेतन के नाम पर फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई, जिसे लेकर नर्सों में खासा आक्रोश है। नर्सों ने प्रदर्शन कर वेतन बहाली की मांग की है। 1 तारीख को 1 जनवरी 2020 और आज हम काम कर रहे हैं, आज जून हो गया है, 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक 1 माह का वेतन भी नहीं दिया गया। जबकि ऋषिकुल को आइसोलेशन यूनिट बनाया गया था कुछ टाइम पहले, अभी आजकल पेशेंट नहीं है, हम सब ने उसमें ड्यूटी करी, फिर भी हमारे प्रशासन को दिख नहीं रहा है कि हम लोग कितनी मुश्किलों से, अभी आर्थिक समस्या सभी आम आदमी महसूस कर रहा है, उससे जूझ रहा है, लेकिन हमारे प्रशासन हमें देख ही नहीं रहा है कि हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो उतना काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं, फिर भी वो सुध नहीं ले रहे हैं कि हमें 6 महीने से वेतन नहीं मिला। तो राजस्थान के भीलवाड़ा में बढ़े हुए बिजली के बिलों के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बिजली के बिल माफ करके आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिलों को माफ नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन इसलिए देने के लिए आया, राजस्थान सरकार को पहले हमने 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, तो क्योंकि कोरोना महामारी से
पूरे राजस्थान में इन्हें वो बिल की तकलीफ आ रही है, बिजली के बिल जमा कराने की। तो हमने 2 बार पहले भी ज्ञापन लिखा एक कांग्रेस सरकार से, एक भी हमारे पूरे राज्य में इन्हें बिजली और पानी के मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीने के बिल माफ़ किया जाए। क्या अभी बिजली महीने से को कंपनी वाले बार बार परेशान कर रहे हैं, जनता को भी बिल जमा कराओ, बिल जमा कराओ। 3 महीने से अगर जनता घर पे बैठी हुई तो कहाँ से पैसा लाएगी और कहाँ से। वहीं भीलवाड़ा में निजी स्कूलों में फीस माफी को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने, स्कूल संचालन जुलाई में न करके सितंबर में चालू करने की मांग की। हैं स्कूलों की से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से राज्यों की प्रथम क्वार्टर की 3 माह की फीस माफ की कराई जाए। सरकार के निर्देशानुसार जो 1 जुलाई को स्कूलों खोलने की बात चल रही है उसे 30 सितंबर से पहले ना खोला जाए जब तक कोरोना की महामारी या तो खत्म नहीं हो जाती है या इसकी कोई दवाई नहीं बनती है, तब तक स्कूलों को ना खोला जाए। और राज्य सरकार द्वारा हम मांग करते हैं कि सभी निजी स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम चलाया जाए जिससे कि इनकी लूट खसोट बंद हो जाए, क्योंकि 175 से 200% तक की मार्जिन पे ये किताबें बेचते हैं। ये 2 नंबर का पैसा कहाँ जाता है आज तक किसी को पता नहीं। हमने इतनी बार शिकायतें की, उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरवाड़ा थाना इलाके में मकान में एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर हरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक का शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मकान के पास होकर गुजर रहे लोगों को दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। तो 12 में शहरी विकास परियोजना शाहबाद में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। इस तीनों कर्मचारियों के खिलाफ रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर एसीबी ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मार्च माह में इनका सत्यापन किया गया था। एक एकलव्य स्कूल के जो टीचर हैं यहाँ इदरीस भाई, उनसे बिल पास करने की एवज में 25,000 रुपये की मांग थी, जिसमें आशीष शर्मा यूडीसी और अजय गर्ग बीच में हैं। तो इनके द्वारा एडीएम के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे, जिसमें से 12,000 रुपये ये ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद ये इधर उधर घुमाते रहे इनको और इनके बिल पास नहीं किए। तो अंत में ये सौदा तय हुआ कि आप जो यहाँ पर जो टीचर है अशोक, आप जो बाकी के 13,000 रुपये उनको दे दो और आपके बिल पास हो जाएंगे। आज 13,000 रुपये। तो अम्बाला सेंट्रल जेल में एक बंदी और एक कैदी ने एक साथ, आपको बता दें कि आत्महत्या कर ली। दोनों अम्बाला जेल में स्नैचिंग के मामले में आए थे और इन्हें जेल के अलग वार्ड में क्वारंटीन किया गया था। दोनों ने ही जेल में फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं राष्ट्रव्यापी मांग दिवस के मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन में अन्य राज्यों से लौटे लगभग 2 लाख नौकरी खो चुके दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की मदद करने की मांग की। पार्टी है उत्तराखंड के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का राज्य कमेटी सदस्य हूँ और आज हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय स्तर पर 4-5 मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ मांगे हमारी बहुत जेन्युइन मांग हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार जो आयकर के दायरे से बाहर है उनको 75 रुपये 6 महीने तक लगभग दिया जाए। इसी प्रकार 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति भी 6 महीने तक लोगों को दिया जाए, जिससे लोग भूखा ना मरे, भूख से मौत ना हो। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मांग भी हमारी है। इसी दौरान जब लॉकडाउन हो रखा है, देश के अंदर कोविड महामारी आई हुई है, देश की सरकार सरकारी संस्थानों को बेच रही है। हमारा ये भी कहना है, हमारी ये भी मांग है कि सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करे। रोजगार कहाँ से पैदा होगा? रोजगार की चीज़ों को बेच रही है। 16 जून 2013 की रात्रि और 17 जून 2013 की सुबह केदारनाथ में प्रकृति ने एक ऐसा तांडव किया कि पूरी केदारपुरी समेत उसके निचले इलाकों में भारी विध्वंस देखने को मिला था। चेरावाड़ी ताल से आई भीषण बाढ़ की लपटों ने केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी, जबकि केदारनाथ पैदल यात्रा का सबसे खूबसूरत बाजार रामबाड़ा का नामो निशान ही मिटा दिया था। हजारों तीर्थयात्रियों ने इस आपदा में असमय ही जीवन भी गंवा दिया। मकान, दुकान, खेत खलियान तक इस आपदा की भेंट चढ़ गए थे और यात्रा बंद होने से रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो गया था। लेकिन उसके बाद केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य चले तो धीरे धीरे अब यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा की आज 7वीं बरसी है।
हमारी पूरी टीम प्राकृतिक आपदा में मारे गए सभी आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2013 से हमारी टीम यहाँ पर लगातार 12 महीने काम कर रही है, जिसमें हम लगभग 50 से तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने केदारनाथ की स्तुति दी और उन्होंने जो केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। और उनके साथ हमारे जो अजय कोटियाल जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ इस पूरी को सजाना संवारना अब मेरे ऊपर छोड़ दो। और माननीय अजय कोटियाल जी ने जो केदारनाथ जी को सजाना संवारना, मार्गों की व्यवस्था, पुनर्निर्माण और वहाँ जो है 12 महीने रहने का जो उन्होंने प्रयास किया, उसी का फल है कि आज केदारनाथ जो है एक अपने में अलौकिक हो चुका है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ आरोपियों के पास से 23 लाख कैश भी बरामद किया गया। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के अंदर जो उसका मुख्य बाजार है, उसमें एक लूट की घटना की सूचना आई थी। लगभग 25 लाख का लूट की सूचना मिली हमें। तुरंत घटनास्थल पर थानाध्यक्ष सीओ एसपी देहात हम लोग पहुंच गए थे। फिर पूछताछ करने पे जो है हमें इनका कर्मचारी के ऊपर शक हुआ था। फिर और गहरे पूछताछ पे जो है इनका 2 कर्मचारी और उनका कुछ रिश्तेदार मिलकर जो है इस लूट का काम किए हैं। तो उसमें ये 2 कर्मचारी को हमने गिरफ्तार किए हैं और इनका रिश्तेदार एक गिरफ्तार हो गया है। इस लूट में गए जो धन है लगभग 22,72,000 रुपये का हमने रिकवरी कर दिया इनसे और एक अभियुक्त है धर्मेंद्र, उनका तलाश। तो वही राजस्थान के 12 में नेशनल हाईवे 27 कस्बा थाना में भूमाफिया चरागाह जमीनों पर रातों रात निर्माण कर कब्जे कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कस्बा थाना हाईवे कोटा शिवपुरी लिंक रोड पर लोगों ने चरागाह भूमि को नष्ट कर अतिक्रमण कर लिया और इसी बीच अतिक्रमणकारी प्रशासन की नाक के नीचे अतिक्रमण करके कानून तक को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब राजस्थान के दौसा से है, जहां सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बीमार मरीज इलाज के लिए तड़पता रहा, लेकिन चिकित्सालय में मौजूद चिकित्सकों ने उसकी सुध तक नहीं ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक की अचानक तबियत खराब होने पर उसे चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे और इस दौरान काफी मिन्नतों के बाद भी चिकित्सकों ने उनकी एक नहीं सुनी। आया था भी अचानक इसको घबराहट हो गई। घबराहट के बाद में ये बोल रहा है मेरे को यहाँ कोई टैबलेट वगैरह दिलवा दो, यहाँ लाए तो यहाँ तो बस उन्होंने पर्ची लिख दी। मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठा इतनी देर में गिर गया। डॉक्टर को बोल रहा हूँ, डॉक्टर केयर नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे। बोले 200 ले जाओ। बाहर से तो नहीं आया, कहीं काम करता हो बाहर? नहीं कोई नहीं, यहीं रेगुलर, यहीं घर पे था, कोई बाहर नहीं, रेगुलर है। अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, कोविड-19 का नहीं है। किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा। बहुत मिन्नत के बाद डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने अंदर जाके काफ़ी देर में पर्ची बनाई है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राजस्थान के हनुमानगढ़ में कई मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। माकपा ने मांग की है कि राष्ट्रीय संपत्ति की लूट बंद की जाए, कानून के चलते आयकर सीमा में नहीं आने वाले प्रत्येक परिवार को 7,500 रुपए प्रति माह आर्थिक राहत दी जाए और साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में 200 दिन का काम दिया जाए। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर थाने में दर्ज हुई एक शख्स की गुमशुदगी रिपोर्ट मामले में एक खुलासा हुआ है। लापता शख्स का शव बूंदी जिले के कोतवाली क्षेत्र में मिला। बताया जा रहा है कि यहां कॉलेज रोड पर चाय की थड़ी के पास एक शव पड़ा हुआ मिला था और शिनाख्त के बाद पता चला कि जयपुर के मालवीय नगर थाना इलाके में गुमशुदगी की गिरीश सक्सेना के नाम से एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके बाद पुलिस और परिजनों ने लापता शख्स की तलाश शुरू कर दी थी और इसी बीच उन्हें जब गिरीश की मौत की खबर मिली, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मामला कल जयपुर से वहाँ से गायब हुआ है घर वालों को बिना बताए और ये जो है अपने वहाँ पर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिजन इसके पीछे यहाँ आए हुए थे और इसकी जो है गिरीश सक्सेना के नाम से शनाख्त हुई है। उसका बेटा है जिसने इसकी शनाख्त की है। ये कोई उनके घर से कोई थोड़ा इसलिए बता रहे थे, इसलिए वहाँ से निकल गया। प्रथम दृष्टया क्या धौलपुर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पुलिस के आला अधिकारियों ने भारी फोर्स के साथ शहर के प्रमुख सड़क मार्गों और बाजारों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस बल के साथ निकाले गए इस फ्लैग मार्च से पुलिस ने कर्फ्यू की पालना का भी संदेश दिया। धौलपुर शहर में और धौलपुर के अन्य इलाकों में
कोरोना का संक्रमण 2-4 दिन से ज़्यादा बढ़ा है। इसमें थोड़ा जनता को जागरूक करने के लिए, उनको समझाइश करने के लिए धौलपुर सिटी में भी और नगर पालिका क्षेत्र में बाड़ी और राजाखेड़ा वहाँ भी हमने फ्लैग मार्च किया है। इसे लोगों को ज़्यादा समझाएं, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, इकट्ठे ना हो, अनावश्यक भीड़ भाड़ जगह नहीं जाएं, कम से कम निकलें, जरूरत हो तो ही जाएं। इसी के लिए हमने फ्लैग मार्च किया है। अब इसे जनता में थोड़ा इसमें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।